माय डियर फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। आज मैं आपको इस वीडियो में राष्ट्रीय महिला आयोग से जुड़े उन सभी तथ्यों को बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। चाहे आप एसएससी का तैयारी करते हो, आप रेलवे का तैयारी करते हो, या आप लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हो, आपके एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन राष्ट्रीय महिला आयोग से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। इवन नहीं कुछ हुआ तो इतना ज़रूर पूछ लिया जाता है कि अभी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। लेकिन यूपीएससी का तो ये एक फेमस टॉपिक बन चुका है। अगर आप संघ लोक सेवा आयोग यानी आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हो तो आपके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक महिलाओं के सशक्तिकरण प्रोसेस से होता है। और ये जो संस्था है राष्ट्रीय महिला आयोग जो है, इसका काम ही है महिलाओं के सशक्तिकरण सुदृढ़ीकरण पर होता है। तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपके पीटी और मेंस दोनों में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, पहली बात कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? 1992 में किया गया। किस अधिनियम के तहत किया गया? तो उसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990। सरकार को संविधान के अनुसार सुचारू ढंग से हर एक सिस्टम को चलाने के लिए उसे कुछ आयोगों की ज़रूरत पड़ी, जिसके तहत ही एक राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 बनाया गया और उसी में महिला आयोग का उल्लेख किया गया है। तो कौन से एक्ट के तहत आया? नेशनल कमीशन एक्ट 1990। उसी एक्ट के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 ईस्वी में किया गया। इस निकाय की स्थापना किया गया। अब जरा समझते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। मेन कार्य अगर एक शब्दों में हम बोलें, एक लाइन में बोलें, तो महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा के लिए इस निकाय की स्थापना किया गया। महिलाओं के जितने भी सुरक्षा उपाय हैं, आप जानते हैं हाल के दिनों में महिलाओं से रेप, डॉरी, दहेज से जो रिलेटेड उत्पीड़न होता है, घरेलू हिंसा, इन सभी के केसेस बढ़ते हैं। और आप जानते हैं महिलाओं के साथ अगर घरेलू अत्याचार होता है तो वो डर के मारे कहीं भी पुलिस में कंप्लेन भी नहीं करती है। तो ऐसे केस में अगर वो महिला आयोग को सूचित करे तो महिला आयोग, मैं तो राष्ट्रीय महिला आयोग अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन राज्य में भी महिला आयोग होता है, यूनियन टेरिटरी में भी महिला आयोग का एक ऑफिस होता है। आप अगर महिलाएं वहाँ पे खबर करें तो उनके विरुद्ध होने वाले अत्याचार के विरुद्ध उसका साथ देने के लिए महिला आयोग के सदस्य आएंगे। ये एक बहुत बड़ी संस्था है, महिलाओं के सुदृढ़ीकरण और सशक्तिकरण के लिए ये एक बहुत ही बड़ी संस्था है। मैं आगे जब राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों को बताऊंगा तो आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से महिला आयोग कार्य करता है, कौन कौन सी सहायता किसी भी महिलाओं को महिला आयोग से मिल सकती है। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में कवर करूँगा। तो आगे चलते हैं। इट फैसिलिटेट्स रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंस। इसका मतलब क्या हुआ? महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है। महिलाओं से संबंधित सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे रेप से रिलेटेड कोई भी कानून अगर बनने जा रहा है देश में, या फिर महिलाओं के दहेज से संबंधित कोई अगर कानून बनने जा रहा है जिसमें महिलाओं की स्थिति का चर्चा होता है, तो वैसे कंडीशन में जब भी संविधान में कोई कानून बनता है तो उसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का सुझाव ज़रूरी होता है। और राष्ट्रीय महिला आयोग सरकार को सजेस्ट करती है कि क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जब मैं इनकी खामियों को बताऊंगा तो मैं कुछ पॉइंट को हाईलाइट करूंगा राष्ट्रीय महिला आयोग से। इसे किसी भी तरह का मतलब इसका एक बस सुझाव देने का अधिकार है, ये सरकार को सुझाव दे सकता है। इसे विधायी रूप से कोई शक्ति नहीं दिया गया है, मतलब ये कानून में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ये सिर्फ सरकार को सुझाव दे सकता है और सरकार वो मानने और ना मानने के लिए खुद ही जिम्मेदार है। वो अगर चाहे तो राष्ट्रीय महिला आयोग के सुझाव को मान सकता है, चाहे तो वो ना भी माने। ऐसी बातें राष्ट्रीय महिला आयोग के फॉर्मेशन में जो राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट 1990 है उसके तहत ऐसा कहा गया है। इसे दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त हैं। सिविल कोर्ट जो आप बोलते हैं, जितना सिविल कोर्ट को पावर होता है उतना ही पावर इसको होता है। मैं आपको बताऊंगा बहुत सारा केस ऐसा हुआ है जब महिला आयोग ने डायरेक्ट एक्शन लिया है।
तो वो सू मोटो नोटिस मैं आगे पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि किस तरह से सू मोटो नोटिस जारी करने का इसको अधिकार होता है। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना क्या है। राष्ट्रीय महिला आयोग किस तरह से मिलके बना हुआ है। तो आयोग में सदस्यों की न्यूनतम संख्या शामिल होनी चाहिए। जितना कम से कम सदस्य हो सके आयोग में शामिल होता है, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है, एक सदस्य होता है, एक अध्यक्ष हो गया आपका, और एक सचिव होता है, और 5 अन्य सदस्य होते हैं। मतलब टोटल अगर हम बोलें तो एक अध्यक्ष, एक सचिव, 2 हो गए, और 5 अन्य सदस्य, 5 और 2 7 टोटल सदस्य मेन पोस्ट जो होता है वो होते हैं। बाद में मैं बताऊंगा बहुत सारे सेल का निर्माण किया जाता है जो कि उनको वर्क करने में हेल्प करते हैं, जैसे NRI सेल होता है और भी बहुत सारे सेल होते हैं। तो आपने समझ लिया कि राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, अभी हमारे अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, वो हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? जयंती पटनायक, ये राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले अध्यक्ष थे। तो एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव कहिए या सीधा सेक्रेटरी बोलिए, जो सचिव होते हैं, मेंबर सेक्रेटरी, और उनके बाद 5 अन्य सदस्य होते हैं। अब हम जरा जानते हैं कि कौन चेयरमैन किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इन सभी सदस्यों, चाहे वो अध्यक्ष हो, सदस्य हो और सचिव हो, इन सभी की नियुक्ति क्या कौन करता है? गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए, यहाँ पे भी एक ड्रॉबैक है राष्ट्रीय महिला आयोग का कि आप महिलाओं से संबंधित सारे मुद्दे को देने के लिए अलग से एक संस्था बनाए हैं, और वहाँ पे आपने उसकी नियुक्ति का कार्यभार किसको सौंपा है? गवर्नमेंट, सरकार को सौंपा है। तो यहाँ पे ये भी एक ड्रॉबैक है, इसको एक अलग से पावर होना चाहिए कि इसके सदस्यों की नियुक्ति सरकार के लोग ना करके कोई भी एक मंडल बना दिया जाए, इसके लिए कॉलेजियम एक अलग से बना के तब इसके सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाए। परंतु ऐसा नहीं है। अपने इंडिया में अभी भी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और इनके 5 अध्यक्ष, सेक्रेटरी और इनके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो अध्यक्ष जो होते हैं वो केंद्र सरकार चेयरपर्सन को मनोनीत करता है। मतलब जो अध्यक्ष होते हैं उनको कौन मनोनीत करता है? केंद्र सरकार के द्वारा इसे मनोनीत किया जाता है। एक ही अध्यक्ष होते हैं। अभी हमारे अध्यक्ष कौन हैं? रेखा शर्मा। चलिए, सदस्य सचिव कौन होते हैं? केंद्र सरकार सदस्य सचिव को, जिसको मेंबर सेक्रेटरी कहा जाता है, मेंबर सेक्रेटरी को नामित करती है। और वो किस चीज़ में विशेषज्ञ होना चाहिए? वह प्रबंधन संगठन के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट के सेक्टर में जो भी मैनेजमेंट, संस्थाओं का मैनेजमेंट जो करने वाले होते हैं, वो उसमें एक्सपर्ट आदमी को सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया जाता है। और आप जानते हैं ऐसे ऐसे संस्था में तो हमारे IAS लोग जो होते हैं वही इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। तो जो सेक्रेटरी मेंबर होता है वो IAS ही ज़्यादातर होते हैं। चलिए, 5 मेंबर की बात करते हैं। तो 5 मेंबर जो हैं वो भी केंद्र सरकार के द्वारा ही नामित किए जाते हैं। उन्हें कानून, महिलाओं की उद्योग क्षमता का प्रबंधन, फिर महिलाओं के स्वैच्छिक संगठन। महिलाओं के स्वैच्छिक संगठन कहने का मतलब क्या है? जो NGO वगैरह महिलाओं के लिए चल रहे हैं, या तो वो उसके सदस्य होंगे, या फिर शिक्षा से रिलेटेड होंगे, या फिर प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड होंगे। ये सारे के सारे सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पे 1-2 बातें और आती है कि ये 5 जो सदस्य होते हैं, आपने पढ़ा कि एक अध्यक्ष होते हैं, एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, सदस्य सचिव होते हैं, और सदस्य सचिव IAS होते हैं, और जो भी अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा किया जाता है। महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाने वाले लोगों को ही अध्यक्ष के रूप में, चूँकि सरकार जब नियुक्त करती है तो वो अपने तरीक़ा से ही नियुक्त करती है, तो इस तरह से नियुक्त किया जाता है। लेकिन जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी या तो शिक्षा के क्षेत्र में एक्सपर्ट हो, या फिर प्रशासन में काम कर रहे हो, या फिर महिलाओं से संबंधित NGO में काम कर रहे हो, तो उन सभी को नियुक्त किया जाता है इनके सदस्य के रूप में। आगे अगर हम बात करें तो 5 सदस्य में कम से कम
2 सदस्य, मतलब एक एक करके, एक सदस्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति होते हैं। मैं आपको यहाँ पे ब्रॉडली अगर बताऊँ, एक सामान्य तौर पर बताऊं, तो आप देखेंगे जितना भी आयोग है अपने इंडिया में, उस सब में जितने भी मेंबर होते हैं उसमें से कुछ ना कुछ मेंबर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से होते ही हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? क्योंकि देखिए, अनुसूचित जनजाति जो आदिवासी लोग होते हैं, उनकी बातों को समझने के लिए उनके एक सदस्य का किसी भी आयोग में होना ज़रूरी होता है। और इसीलिए लगभग मैंने देखा है, चाहे वो कोई भी महिला आयोग हो, नीति आयोग हो, वित्त आयोग हो, किसी भी आयोग की अगर आप बात करें तो उसमें 1 या 2 सदस्य जो होते हैं वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होते हैं। मतलब इसमें भी फिक्स है कि 5 सदस्य जो होंगे वो 5 सदस्य में से 2 सदस्य एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति के होंगे। चलिए अब हम आपको राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कार्यों की बात करते हैं कि किस तरह का कार्य महिला आयोग करती है। भारतीय महिला आयोग से संबंधित उन सभी शिकायतों के लिए समन्वय निकाय के रूप में काम करता है जिसमें उस महिला को विदेशी पति ने छोड़ दिया हो। मतलब महिला यहाँ की है, इंडिया की है, और उसने शादी किया है, किसी विदेशी से शादी किया है। तो ऐसे केस में अगर वो विदेश में, ओवरसीज में अगर उसको उसका पति छोड़ देता है तो उससे संबंधित मुद्दों को, जबकि जब भी वो विदेशी पति से शादी किया है तो उसको तो वहाँ की नागरिकता है, बट फिर भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन उसका बात रखती है और नेशनल कमीशन ऑफ जो वुमेन होता है उन सभी शिकायतों को सुनती है। तो आप समझ गए, ऐसी महिला जिसके पति बाहर में रहते हों, ओवरसीज के हों, और अगर वो छोड़ चुके हों तो उनसे संबंधित मुद्दों का निपटारा भी राष्ट्रीय महिला आयोग करता है। अब देखिए, पक्षकारों के बीच सुलह, मध्यस्थता, संबंधित मुद्दों पर शिकायतकर्ता को सलाह देने सहित शिकायतों को हर संभव सहायता प्रदान करना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 केस हुआ किसी भी आदमी पे, 2 पक्ष उसमें होंगे, उन दोनों पक्ष के बीच में अगर समन्वय ऐसे ही हो जाए, चलो डॉरी के लिए हुआ तो डॉरी अब नहीं मांगेगा, महिला को सम्मान से रखेगा, इस तरह के मुद्दे अगर आ जाते हैं तो किसी भी सुलह के लिए, मध्यस्थता और संबंधित मुद्दा पर अगर शिकायतकर्ता को कोई भी सलाह दिया जाता है तो इस सब चीज़ों में किसका हाथ होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग का हाथ होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, पक्षकारों के बीच सुलह, मध्यस्थता, संबंधित मुद्दों पर शिकायतकर्ता को सलाह देना। मतलब कोई भी लेडीज अगर शिकायत करती है तो उसको फुल सहायता किसके द्वारा किया जाता है? महिला आयोग के द्वारा किया जाता है। प्रोवाइड असिस्टेंस टू द डिस्ट्रेस वुमेन इन लिटिगेशन। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई महिला, मुकदमाबाजी होता है, कोई भी केस किया जाता है तो उसमें पीड़ित महिला को सहायता प्रदान करना। आप जानते हैं एसिड अटैक होता है, रेप का केस होता है, फिर डॉरी का केस होता है। इन सारे केसेस में महिलाओं को जो है सहायता प्रदान करना, उसको मेंटली हेल्प करना, उसको फाइनेंशियली हेल्प करना, तो इस तरह से जो भी हेल्प होता है वो महिला आयोग का कार्य होता है। उसके बाद पंजीकृत मामलों का डेटा बैंक रिकॉर्ड बनाए रखेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी मामले राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत आते हैं वो फर्दर रिसर्च के लिए कि किस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती है। आप देखते हैं जैसे अभी यूपी जो है, करंट में ही न्यूज़ आया था कि यूपी जो है महिलाओं के संबंधित घटनाओं में ये सबसे आगे है यूपी। तो इस तरह की घटनाएं कहाँ से पता चलता है? राष्ट्रीय महिला आयोग इन संबंधित मुद्दों का एक रिकॉर्ड बना के रखता है और उसी से हमें पता चलता है कि किस राज्य में महिलाओं से संबंधित घटनाएं ज़्यादा होती है, हिंसाएं ज़्यादा होती है। तो पंजीकृत मामलों का डेटा बैंक रिकॉर्ड रखने का भी काम किसका होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग का होता हुआ है। दायर की गई शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई पर राज्य सरकार और अन्य अधिकारियों से रिपोर्ट मांगना। अब मान लीजिए कोई FIR दर्ज हुआ
उस पर संबंधित जो भी अधिकारी हैं, जो भी आईपीएस ऑफिसर हैं, तो डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन करना कि कहाँ तक ये मुद्दा बढ़ा। कभी कभी ऐसा होता है कि एफआईआर तो कर लिया जाता है जो भी शिकायतें होती है महिला आयोग के दबाव में, बट उसकी सुनवाई करने के लिए कोई आगे नहीं आता है, क्योंकि आप जानते हैं मैक्सिमम महिलाओं से संबंधित जो भी घटनाएं होती है उस सब में जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं उनके ही बेटा, उनके ही रिलेटिव्स इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो भी राज्य सरकार हैं या अन्य अधिकारी हैं वो भी थोड़ा धीमा काम करते हैं, तो उनसे रिपोर्ट मांगने का भी काम होता है। ये किसका होता है? महिला आयोग का होता है। मतलब एक बार जो भी महिलाएं हैं उसको उसकी शिकायतों को सुनना, क्विक एक्शन लेना और उसको मुकदमे में फाइनेंशियल हेल्प करना, या फिर आप बात करें तो उनकी शिकायत जो भी है तो उस शिकायत पे राज्य सरकार से सवाल करना या फिर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगना कि ये मुद्दा कहाँ तक बढ़ा, क्या इसका क्या निदान हो सकता है, इसके बारे में बातें करना। ये सारा किसका काम होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग का काम होता है। एनआरआई विवाहों से संबंधित किसी भी नीति या मुद्दे पर सरकार को सलाह देना। अब मैं यहीं पे आपको बताना चाहूँगा कि जब आप नेशनल वुमेन्स कमीशन के साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे एक आपको अलग से पॉइंट मिलेगा, एनआरआई सेल। मतलब एनआरआई सेल क्या होता है? नॉन रेसिडेंस इंडियन जो होते हैं, जो हैं तो इंडियन ही बट रह रहे हैं अभी बाहर में, उनके विवाह से संबंधित किसी भी तरह के नीतिगत मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। क्योंकि ओवरसीज में अगर वो विवाह कर रहे हैं तो उनकी नियम क्या है, उसके अनुसार इंडिया के अनुसार क्या वो शादी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनका पंजीकरण है या नहीं है, इन सभी चीज़ों से मिले हुए मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। ये किसका काम होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग के एनआरआई सेल का काम होता है। और एनआरआई सेल काम कैसे करता है? तो महिला आयोग अधिनियम जो कि 1990 में बना था उसके अनुसार ही अपनी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करेगा। ऐसा नहीं है कि एनआरआई सेल स्वतंत्र रूप से काम करेगा, चूँकि एनआरआई सेल जो है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का ही एक पार्ट होता है, तो वो महिला आयोग अधिनियम 1990 के अनुसार ही कार्य करेगा। जहां भी आवश्यकता हो इस मुद्दे पर विभिन्न संधियों की जांच करे और सरकार को सलाह दे। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी ओवरसीज बाहर के इन्वेस्टिगेशन वेरियस लीगल ट्रीटीज, जो भी दूसरे देशों से जो भी ट्रीटीज किए जाते हैं, उन सभी चीज़ों पर, उन सभी इशू पर गवर्नमेंट को किसी भी सब्जेक्ट पर क्या किया जाता है? सलाह देने का काम भी किसका होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग का होता है। भारत के साथ साथ विदेशों में भी प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं, गैर सरकारी संगठनों के एक सलाहकार पैनल का गठन करेगा जो सेल के कामकाज, दायर मामलों और नीतिगत मुद्दों की समीक्षा करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? भारत में भी प्रमुख अधिवक्ताओं और गैर सरकारी संगठन के एक सलाहकार पैनल का गठन करेगा। वो क्या करेगा? एक सलाहकार पैनल का गठन करेगा और जो क्या करेगा? जो सेल के कामकाज, दायर मामलों और नीतिगत मुद्दों की समीक्षा करेगा। इसके बारे में कहा गया है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। पीड़ित पत्नी का समर्थन करने और मध्यस्थता और सुलह सहित कानूनी सेवा और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल गठित करेगा। ये भी कार्य किसका होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग का होता है। महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर जनता के लिए जागरूकता अभियान चलाए। अब महिला साक्षरता आप जानते हैं बहुत ही ज़रूरत होता है, क्योंकि गांव की महिलाएं जो होती है वो अनपढ़ होती है, उसे पता ही नहीं होता है कि उसे क्या राइट्स होते हैं। उसके पति के द्वारा बहुत सारी हिंसाएं की जाती है बट उसे अपने राइट्स का पता ही नहीं होता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए डिफरेंट अभियान, जागरूकता अभियान को चलाना जिससे महिलाएं क्या हो सके? शिक्षित हो सके, अपने अधिकारों को जान सके। तो ये भी कार्य किसका होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग का होता है। इस आयोग के पास संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान अध्ययन को प्रोत्साहित करने से संबंधित जिम्मेदारी होती है।
जैसे दोहरी नागरिकता से जुड़े शिकायत के मुद्दों, नए कानूनों को लागू करना और अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर करना, अन्य देश में विवाह से कानून। ये सारे के सारे मुद्दे देखिए, ये सब इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं। जैसे किसी और देश में किसी और देश के आदमी से किस तरह से शादी करने का प्रावधान होगा, इन मुद्दों पर। अंतर्राष्ट्रीय संधि, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि ऐसा ना हो जिससे महिलाओं को क्षति पहुँचे, महिलाओं के आत्मसम्मान या फिर महिलाओं के सुदृढ़ीकरण का जो प्रोसेस है उसमें कोई प्रॉब्लम आए। इस तरह की किसी भी संधियों का क्या करेगा, वो रिसर्च करेगा। या फिर नए कानून लागू करना, जो भी देश में कानून बन रहे हैं क्या वो महिलाओं के हित में है, इन सभी चीज़ों पर रिसर्च पैनल का गठन करना। दोहरी नागरिकता आप जानते ही हैं, उसके संबंध में भी रिसर्च पैनल को गठित करना, ये किसका कार्य होता है, राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य होता है। आगे अगर हम बात करें तो NCW को आयोग केंद्र सरकार द्वारा इसे सौंपे गए किसी अन्य कार्य को करने का भी अधिकार होता है। अगर राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग को कोई भी कार्य केंद्र सरकार के द्वारा अन्य महिलाओं से संबंधित कोई भी कार्य दिया जाता है तो उस पर भी कार्य करना किसका काम होता है, राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य होता है। अब हम कुछ बेसिक पॉइंट को जानते हैं कि महिला आयोग सबसे पहला गठित कब हुआ। डेट वाइज आप याद कीजिए, 31 जनवरी 1992 को एज जयंती पटनायक। अब ये जयंती पटनायक जो थी वो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी और उनकी ही अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ 1992 में। कब हुआ, 31 जनवरी 1992 में हुआ। अब दूसरा पॉइंट देखिए, आलोक रावत, जो कि इनका ज़रा ये भी देख लीजिए, जयंती पटनायक कब से कब तक रही। 31 जनवरी 1992 को जब राष्ट्रीय महिला आयोग बना तो उसके अध्यक्ष के रूप में बनी और 1995 में वो पद से हट गई। तो ये किसका था, जयंती पटनायक, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहले पुरुष सदस्य कौन थे, तो आलोक रावत, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रशासनिक क्षेत्र से भी सदस्य होते हैं, तो आलोक रावत जो थे वो राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले पुरुष सदस्य थे। तो पूछा जाता है, वो ऑब्वियसली राष्ट्रीय महिला आयोग के जो भी अध्यक्षा होती है वो महिला ही होती है, क्योंकि वही अच्छे से महिलाओं के मुद्दे को समझ सकती है, जनरली वही होती है। बट सदस्य में कुछ पुरुष भी हो सकते हैं, जिसमें से पहले पुरुष जो थे वो आलोक रावत थे, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले पुरुष सदस्य थे। अभी जो हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षा हैं वो हैं रेखा शर्मा, और उन्होंने ललिता कुमार मंगलम के स्थान पर अपना कार्यभार संभाला था। कब, सितंबर 2018 में। मतलब जो हमारी रेखा शर्मा है उनसे पहले कौन थी, ललिता कुमार मंगलम, वो हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा थी, और उनके बाद रेखा शर्मा ने कब संभाला, सितंबर 2018 में यह कार्यभार संभाला, और अभी तक करंट में रेखा शर्मा ही राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से मैंने आपको पूरा का पूरा पॉइंट कवर किया, जो भी आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब ज़रा मैं इनके क्वेश्चंस की बात कर लूँ तो आपको जैसा पूछा जाएगा कि पहले अध्यक्ष कौन थी, उसके बाद पूछा जा सकता है कि पहले पुरुष सदस्य कौन थे, फिर आपको पूछा जा सकता है कि पहली जो अध्यक्ष थी उनका कार्यकाल क्या होता है, कितना से कितना तक था। मैंने ये सभी चीज़ों को इसमें डिस्कस किया है। उसके बाद NRI सेल का क्या होता है और वो किस तरह से हेल्प करता है। ओवरसीज़ साजिश से रिलेटेड जो भी बातें होती है वो राष्ट्रीय महिला आयोग किस तरह से हेल्प करता है। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग किसी भी पीड़ित महिला को किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो ये सारी की सारे चीज़ें दिए रहते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कुछ और पॉइंट बता दूँ कि अगर आप राष्ट्रीय महिला आयोग से संपर्क करना चाहते हैं तो उसका एक टोल फ्री नंबर उसके साइट पे भी दिया रहता है, और साइट पे ही आप रजिस्टर कर सकते हैं, अपने कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसको तुरंत सुना जाता है। वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, जब आप राष्ट्रीय महिला आयोग के साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे एक रजिस्टर कंप्लेन का एक ऑप्शन रहता है, जहाँ से आप क्विकली आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने कंप्लेन को, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट एड्रेस दे सकते हैं, और आपसे तुरंत संपर्क राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और
लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।